नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। विश्व इतिहास के तहत हम जर्मनी के एकीकरण को पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में होता है? प्रशा के नेतृत्व में। प्रशा का शासक जो विलियम प्रथम होता है और उसका चांसलर जो प्रधानमंत्री होता है बिस्मार्क, इनके द्वारा जो जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया जाता है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जाते हैं जिनका हमने जिक्र किया। प्रथम युद्ध जो डेनमार्क का युद्ध होता है, जो ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना और डेनमार्क के बीच में होता है। और उसके पश्चात हमने देखा कि जो द्वितीय युद्ध होता है सैडोवा का युद्ध होता है और ये किसके मध्य होता है? प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य होता है। और अंतिम युद्ध जो सीडान का युद्ध होता है जो किसके मध्य होता है? प्रशा और फ्रांस के मध्य। इसके पश्चात जो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है और इसी के तहत हमने देखा कि जर्मनी के एकीकरण के पूर्ण होने के पश्चात जो फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाती है। आज हम बात करेंगे मुख्यतः प्रशा, फ्रांस और प्रशा युद्ध के परिणाम, इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इनके सीडान का युद्ध होता है इनके मध्य, प्रशा और फ्रांस के मध्य। इससे पहले हमने देखा कि फ्रांस जो यूरोप की महाशक्ति माना जाता था, लेकिन इस युद्ध के पश्चात इनका मिथक और भ्रम टूट जाता है और नई महाशक्ति उभर कर कौन आता है? प्रशा नई महाशक्ति, यूरोप की महाशक्ति उभर कर आता है और यूरोप का महत्वपूर्ण राजनीतिक बिस्मार्क उभर कर आता है। उस समय तो बिस्मार्क की बात की जाए, उस यूरोपीय इतिहास में बिस्मार्क युग कहा जाता है 1871 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक के दौर को। तो उसी दौरान जो महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जो बिस्मार्क स्थापित हो जाता है यूरोप में। अब इसके जो बात करते हैं इसके परिणामों के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, तो पहले पॉइंट टू पॉइंट हम रिजल्ट की बात करें तो इसका मुख्य परिणाम क्या रहता है? मुख्य परिणाम तो वही रहता है कि जर्मनी का जो एकीकरण अटक रखा था वो एकीकरण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि जर्मनी में पहले जो स्लेस्विग, होल्स्टीन, इनको जो जर्मनी के द्वारा लिया जाता है डेनमार्क से, ये ऑस्ट्रिया को साथ में लेते। उसके पश्चात हमने देखा कि ऑस्ट्रिया को पराजित करने के पश्चात स्लेस्विग, होल्स्टीन ये जो क्षेत्र लेने के अलावा जो उत्तरी जर्मनी क्षेत्र है, उत्तरी जर्मन साम्राज्य है, उत्तरी जर्मनी के जितने भी राज्य हैं उनको मिलाकर एक संघ बना दिया जाता है। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। और उसी के पश्चात हमने देखा जो दक्षिणी जर्मन साम्राज्य है, दक्षिणी जर्मनी राज्य है, उनको मिलाकर जो संपूर्ण कर दिया जाता है। जब फ्रांस से युद्ध होता है तो दक्षिणी जर्मनी के राज्यों को मिलाकर जो पूर्णतः जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है। जो दक्षिण जर्मन राज्य थे पहले वो फ्रांस के हस्तक्षेप में थे, उन पे फ्रांस का हस्तक्षेप था। और उसी दौरान जब फ्रांस की पराजय हो जाती है उसके पश्चात इन राज्यों को, जैसा कि हमने देखा, बिस्मार्क के द्वारा एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है वर्साई के शीर्ष महल में। और इन जर्मनी के सभी राज्यों के जो बात की जाए शासकों को बुलाया जाता है, सेना नायकों को बुलाया जाता है और बड़े से मंच पर सिंहासन पर बैठा के और उसके द्वारा जो जर्मन साम्राज्य का सम्राट जो विलियम प्रथम को घोषित कर दिया जाता है। और उसी का जो राज्याभिषेक किसके द्वारा कर दिया जाता है? बिस्मार्क के द्वारा कर दिया जाता है। तो ऐसे जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया जाता है। अब इसके पश्चात क्या होता है? फ्रांस के द्वितीय साम्राज्य का अंत हो जाता है और फ्रांस में गणराज्य की स्थापना। ये कैसे होती है बात करते हैं तो जैसे ही हमने देखा सीडान का जो अंतिम युद्ध होता है, फाइनल जो निर्णायक युद्ध होता है, उस निर्णायक युद्ध के दौरान अगर बात की जाए तो सीडान के युद्ध में हमने देखा नेपोलियन तृतीय की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और प्रशा के समक्ष उसके द्वारा जो 83,000 सैनिकों के साथ क्या कर दिया जाता है? सरेंडर कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। जब उसके द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है और ये बात पेरिस में पहुंचती है तो उसी दौरान हमने देखा कि पेरिस में क्या हो जाता है? क्रांति हो जाती है। फ्रांस में दोबारा से क्रांति हो जाती है और गणराज्य की स्थापना हो जाती है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार का गठन हो जाता है। उस राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार के द्वारा अब आगे युद्ध को जारी रखा जाता है। यानी कि जो द्वितीय साम्राज्य है उसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। पहला साम्राज्य फ्रांसी, जो फ्रांस में पहला साम्राज्य कौन सा रहता है? प्रथम जो हमने पढ़ा था ना, नेपोलियन बोनापार्ट का, वह रहता है। तो ये जो द्वितीय साम्राज्य ये भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इसके पश्चात जो गणराज्य की, गणतंत्र की स्थापना कहाँ हो जाती है? फ्रांस में। ये इसका एक परिणाम रहता है। उसके अलावा
फ्रैंकफर्ट की अपमानजनक संधि। जब प्रशा की सेना पेरिस तक पहुंच जाती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार के द्वारा जो मजबूरी में जो युद्ध विराम के लिए जो संधि की जाती है, किसके साथ की जाती है, प्रशा के साथ की जाती है। और इस फ्रैंकफर्ट की संधि में जो बात की जाए तो प्रशा के हितों को ध्यान में रखा जाता है, और इसमें जो अपमानजनक संधि किसके साथ की जाती है, फ्रांस के साथ की जाती है, जिससे फ्रांस में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाती है उसी दौरान, ये देखने को मिलता है। उसके अलावा इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। अब इटली का एकीकरण अटका हुआ पड़ा था, हमने बात की, तो इटली का एकीकरण तो लास्ट में कब होता है, 1800 जो इसमें 70 ईस्वी में ही तो होता है अगर बात की जाए तो इटली के एकीकरण की। तो ये इटली का एकीकरण इसी दौरान जो पूर्ण होता है, कैसे पूर्ण होता है, जो ये बात की जाए, ये सीडान का युद्ध होता है, सीडान के युद्ध होता है। सीडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय होता है। अब इटली के अंदर जो रोम का क्षेत्र था, रोम जहाँ पे किसका राज्य था, पोप का राज्य था, पोप का, और ये कैथोलिक धार्मिक गुरु होता था, और संपूर्ण यूरोप में जो इसके प्रति जो श्रद्धा रखी जाती थी। अब इस पर नियंत्रण करना बड़ी जो बात की जाए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उसी दौरान फ्रांस इस पोप के जो रोम की रक्षा के लिए क्या होती थी, फ्रांसीसी सेना हमेशा नियुक्त रहती थी। अगर रोम को मिलाने का प्रयास करे तो फ्रांसीसी सेना से भिड़ना पड़ता था। तो जब ये युद्ध हुआ तो नेपोलियन तृतीय के द्वारा अधिकतर सेना को बुला लिया जाता है, और उसी दौरान जब इस युद्ध में फ्रांस की पराजय का समाचार जैसे ही इटली को मिलता है तो वहाँ के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा क्या कर लिया जाता है, रोम पर अपनी सेना भेजकर अधिकार कर लिया जाता है। इस तरीके से इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। जैसे हमने देखा कि सेडोवा के युद्ध में भी पराजित किसको किया जाता है, प्रशा के द्वारा ऑस्ट्रिया को किया जाता है। उस वक्त जो बात की जाए वेनेशिया का प्रदेश है किसे, इटली को दे दिया। उसी दौरान जो ये अंतिम रूप से जो इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाता है जब इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, रोम का विलय कर लिया जाता है। उसी दौरान बात करते हैं रूस के द्वारा जो क्रीमिया युद्ध के पश्चात होने वाली पेरिस संधि है उसका उल्लंघन कर दिया जाता है। रूस और जो टर्की के मध्य क्रीमिया युद्ध होता है उसी दौरान हमने देखा कि टर्की के साथ किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा और ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। तो उन परिस्थितियों में हमने देखा उसके द्वारा मजबूरी में जो पेरिस की संधि की जाती है, जो बाल्कन प्रदेशों को लेकर जो टर्की और रशिया के बीच में युद्ध होता है, तो उसी दौरान उस संधि का उल्लंघन करते हुए उस संधि का उल्लंघन कर दिया जाता है और काला सागर में अपने जहाज भेज दिए जाते हैं, और उस क्षेत्र में किलेबंदी भी जो शुरू कर दी जाती है किसके द्वारा, टर्की के द्वारा शुरू कर दी जाती है। तो ये परिणाम हमें देखने को मिलते फ्रांस और प्रशा के युद्ध के। अब बात करते हैं इटली व जर्मनी के एकीकरण का तुलनात्मक, इसमें कंपैरिजन किया जाए कि किस तरीके से दोनों में समानता मिलती है, कुछ कुछ असमानता हमें देखने को मिलती है इटली के एकीकरण में। तो अगर बात की जाए तो लीडरशिप को लेकर बात की जाए तो लीडरशिप किन के हाथों में रहती है, दोनों तरफ से जो प्रधानमंत्री होते हैं, चांसलर होते हैं, उन्हीं के हाथों में रहती है बात की जाए। और शासकों की बात की जाए तो यहाँ तो विलियम प्रथम है कहाँ का शासक, जो जर्मनी का शासक। उसके अलावा जो बात की जाए इटली का शासक कौन रहता है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय रहता है। और उन्हीं दौरान जो उनका प्रधानमंत्री जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का तो केवुर रहता है, और उसके पश्चात इसका कौन रहता है, जो विलियम प्रथम का बिस्मार्क रहता है। इन दोनों के नेतृत्व में क्या किया जाता है, एकीकरण को पूर्ण, लेकिन इनकी नीति को लेकर थोड़ा बहुत फर्क हमें देखने को मिलता है। बिस्मार्क के द्वारा तो सीधी जो रक्त और लोहे की नीति के आधार पर जो जर्मनी का एकीकरण किया जाता है, उसके द्वारा साफ साफ कहा जाता है हमारे समय की समस्याओं का समाधान इससे नहीं होगा, बोले बातों से कुछ नहीं होने वाला है, यह तो युद्ध के माध्यम से ही होगा, ये बात इसके द्वारा कही गई बिस्मार्क के द्वारा। लेकिन केवुर का नज़रिया कुछ अलग था। केवुर की बात करें तो केवुर ये चाहता था बाकी देशों का साथ लेते हुए उसके द्वारा फ्रांस के साथ भी समझौता करने का प्रयास किया, प्रशा के साथ भी समझौता करने का प्रयास किया जाता है, सबका सहयोग लेते हुए उसके द्वारा जो इटली के एकीकरण को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। अब बात की जाए दोनों के समक्ष जो छोटे छोटे राज्यों की समस्या थी, छोटे छोटे राज्य हमने देखा जर्मनी में भी छोटे छोटे कई राज्य थे जो उनको एक करना काफ़ी बेहद मुश्किल था, और उसी दौरान जो बात की जाए इटली में भी कई छोटे छोटे राज्य थे, और इन छोटे छोटे राज्यों में हमने देखा ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप सबसे बड़ा अधिक था। और जर्मनी का एकीकरण हो चाहे इटली का एकीकरण हो, सबसे बड़ी जो बाधा रहता है एकीकरण में वह कौन रहता है, ऑस्ट्रिया ही रहता है। ऑस्ट्रिया के शासक अगर बात की जाए, ऑस्ट्रिया के अधीन जो राज्य होते हैं उनके द्वारा जो बात की जाए इन राज्यों में शासन किया जाता है।
जो ये शासक होते हैं, छोटे छोटे राज्यों के शासक किसके अधीन होते हैं? ऑस्ट्रिया के अधीन होते हैं। और ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ी चुनौती इन्हें एकीकरण में रहता है। ये बात हमें समान रूप से देखने को मिलती है। उसके अलावा बात की जाए बिस्मार्क की नीति में, तो बिस्मार्क तो राजतंत्र का कट्टर समर्थक था, लेकिन ये केवुर जो ब्रिटेन की संसद प्रणाली उससे काफ़ी प्रभावित था और उसी के आधार पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो स्थापित करना चाहता था। और उसके अलावा जो मेटरनिक, ये कौन था? ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, जिसके बारे में हमने घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी कि जो क्रांतिकारी विचारों का दमन करने वाला था और राजतंत्र का प्रबल समर्थक था। इसकी जो नीति की सामना किसको करना पड़ा? इटली को भी करना पड़ा और जर्मनी को भी करना पड़ा। दोनों की तुलना में देखा जाए तो इटली का एकीकरण काफ़ी जटिल रहता है। हमने देखा कि इटली के पास इतने संसाधन भी नहीं होते और उसके अलावा जो इतना बड़ा कोई राज्य नहीं होता जिसके नेतृत्व में, जैसा कि पिडमॉन्ट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूर्ण होता है, उस तरीके से जो उसके कई चरणों में जो इटली का एकीकरण पूर्ण होता है, जिस तरीके से ये तीव्र गति से जर्मनी का एकीकरण होता है, उस तरीके से इटली का एकीकरण नहीं हो पाता। जर्मनी में तो हमने देखा जो जालवरिन संघ की स्थापना होती है ना, जो व्यापारिक समझौता इनके द्वारा किया जाता है। तो परिस्थितियां यहाँ अलग अलग हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इटली में गुप्त समितियों का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। यंग इटली, कई सभाएं जो उनके द्वारा स्थापित की जाती थी, और यहाँ जर्मनी में इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने फ्रांस और प्रसा के युद्ध के परिणामों के बारे में जाना, ये कौन सा अंतिम सेडान युद्ध होता है। उसके पश्चात जैसे फ्रांस की पराजय होती है, उसके जो परिणाम निकल कर आते हैं, यूरोप में शक्ति संतुलन जो दोबारा से स्थापित होता है। और अब की बार बात की जाए तो प्रसा जो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आता है और यूरोप की शक्तिशाली सेना के रूप में प्रसा की सेना जानी जाती है। और 1870 ईस्वी से 90 ईस्वी का काल, यानी कि जो बिस्मार्क युग के नाम से उसे संज्ञा दे दी जाती है यूरोप के इतिहास में। तो यहाँ हम देखें कि महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ के रूप में जो उभर कर कौन आता है? बिस्मार्क आता है। और परिस्थितियाँ सारी बदल जाती है जैसे ही फ्रांस की पराजय होती है। मुख्यतः इसका परिणाम कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है, न कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। फ्रांस की पराजय के पश्चात हमने देखा इटली का एकीकरण भी पूर्ण हो जाता है। जिस क्षेत्र रोम के क्षेत्र पे किसका अधिकार रहता है? फ्रांस का अधिकार रहता है। उस क्षेत्र पे जो इटली के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है जैसे फ्रांस की पराजय का उन्हें पता चलता है। और उसके अलावा जो यूरोप में शक्ति संतुलन जो वापस पुनर्स्थापित हो जाता है। चाहे रूस की बात करते हैं तो रूस के द्वारा भी जो पेरिस समझौता होता है, संधि होती है, उसका उल्लंघन कर दिया जाता है। उसके अलावा जो इटली के एकीकरण का और जर्मनी के एकीकरण में हमने तुलनात्मक अध्ययन किया, किस तरह की समानताएं हमें देखने को मिलती है, किस तरह की इसमें असमानताएं हमें देखने को मिलती है। जो छोटे छोटे राज्यों की जो समस्या इनके दोनों के समक्ष रहती है, दोनों के द्वारा मिलाकर इन्हें पूर्ण किया जाता है। नेतृत्व को लेकर भी इधर तो तुम देखोगे जर्मनी में बिस्मार्क के नेतृत्व में और इटली में जो केवुर के नेतृत्व में जो इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। तो ये जो बात की जाए तुलनात्मक अध्ययन हमने देखा, इस तरीके से समानता और असमानता भी हमें देखने को मिलती है इटली और जर्मनी के एकीकरण में। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी किसी तरह की राय या आपके सुझाव अध्ययन से संबंधित वह भी आप पूछ सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।